दुनिया के अलग अलग देशों में टकराव और इन टकराव के बीच में ईरान इजराइल पर अलग अलग देशों की निगाह है। यूं तो टकराव की स्थिति रूस यूक्रेन के बीच में भी है। जिस तरीके से हमास और आईडीएफ का अभी संघर्ष चल रहा है गाजा में, वो भी है, लेकिन इधर ईरान और इजराइल के बीच में टकराव बढ़ गया है और ज्यादा। और इन सभी के साथ जो ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था, उन सभी के बीच में हिजबुल्लाह ने यहाँ इजराइल पर कर दिया है विध्वंसक हमला भी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया है। एक साथ 30 मिसाइलों से यह ताबड़तोड़ हमला किया गया है। रॉकेट अटैक से इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है ताबड़तोड़ 30 मिसाइलों से अटैक। रॉकेट अटैक से इजरायली सैन्य अड्डे जिन्हें निशाना बनाया गया, विध्वंसक ये हमला है। बड़ी खबर, ईरान लगातार धमकी देता रहा इजराइल को और इन्हीं धमकियों के बीच में हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक कर दिया है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तबाही बड़ी है और इसी तबाही के बीच में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है जबरदस्त अटैक। बड़ी खबर, ईरान इजराइल के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है वो भी बढ़ गई है और जो युद्ध है उसकी शुरुआत भी मानो हो गई है। इन सभी के साथ एक और अपडेट आप जानिए, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल बौखला गया है। आईडीएफ ने इसी को लेकर बुला ली है इमरजेंसी मीटिंग भी। हिजबुल्लाह को जवाबी हमले की तैयारी में अब इजराइल नजर आ रहा है। जैसा कि इससे पहले भी हुआ, आईडीएफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने की तैयारी अब यहाँ पर नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल बौखला गया है, नेतन्याहू बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में अब तैयारी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई करने की, ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की आईडीएफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं, उसमें मुश्किलें यहाँ ईरान के लिए उठ सकती हैं, मुश्किलें इजराइल के लिए भी खड़ी हो गई हैं। मिडिल ईस्ट से ये महायुद्ध की तैयारी अभी सामने आ रही है और इस महायुद्ध में ईरान और इजराइल में टकराव भी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑल आउट वॉर के शुरुआत का ये पहला फेज माना जा रहा है और ऐसे में अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इस हमले को लेकर और ज्यादा पहले से अलर्ट हो गए हैं। अरब देशों में भी हमले को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले भी हम कहते रहे हैं कि जो दो देशों के बीच में हमले की, टकराव की स्थिति होती है, उसमें बाकी देश भी अलर्ट होते हैं, बाकी देश भी प्रभावित होते हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल सोढ़ी, जिस बात का डर था वो बात अब घट गई है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल सोढ़ी, जो हालात बने हुए थे उनमें अब ये कहिए कि युद्ध की शुरुआत अब हो गई है और इसे महायुद्ध नाम दे तो गलत नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने इधर अटैक किया, उधर आईडीएफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कर ली है पलटवार की तैयारी, यानी हमला होगा और विध्वंसक होगा। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 2 अगस्त को इसी साल इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलांट ने बयान दिया था कि इस बार जो इजराइल पे हमला होगा वो 7 मोर्चों से होगा, यह 7 फ्रंट वॉर होगी। और इसका हमने पहला ट्रेलर देख लिया है जब हिजबुल्लाह ने 30 मिसाइलें दागी हैं इजराइल पे और बैठक बुला ली है। अब रचना जी, 2006 में से 14 अगस्त को जो युद्ध हुआ था इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, जिसमें 121 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 250 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए थे। ये युद्ध हिजबुल्लाह जीत रहा था। इजराइल का पलड़ा तब भी हल्का था और तब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह से सीज फायर कराया, अन्यथा इजराइल के लिए तब भी दिक्कत पैदा हो जाती। और इस बात 2006 की, आज हम 2024 में हैं। इन 18 साल में हिजबुल्लाह की ताकत और बढ़ी है क्योंकि हिजबुल्लाह को चीन और रूस ने पूरा समर्थन किया है। और इसी चीज की चेतावनी 7 अक्टूबर पिछले साल से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देते आए थे कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल खींचेगा हमास के साथ, उतनी दिक्कतें इजराइल के लिए पैदा होंगी। ये तो एक झलक है। ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और जैसे आंकलन लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में युद्ध चल ही रहा है, हूती भी हमला करेगा, यानी कि इस बारी इजराइल को हर तरफ से घेरा जाएगा अरब देशों की तरफ से।
जिस तरीके से आप कह रहे हैं चारों तरफ से घेरने की तैयारी हो, और इसी घेरने की तैयारी के बीच में एक और अपडेट भी मिल गया है। इजरायल ने हालात का जायजा लिया है। जैसे हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उधर आईडीएफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और अब इजरायल ने जायजा लिया है। आईडीएफ डिप्टी चीफ ने एयरबेस का दौरा किया है। आईडीएफ अफसरों से डिप्टी चीफ ने मुलाकात की है ताकि ये जो हमला है इससे निपटना भी है, पलटवार भी करना है। और आईडीएफ जो कि अलग अलग देशों में अच्छी सेनाओं में गिनी जाती है, अब आईडीएफ की तैयारी है हिजबुल्लाह पर अटैक करने की, ईरान को उसके इस हमले का जवाब देने की। यूके देवनाथ सर, जो टकराव की स्थिति अभी तक सिर्फ दूर से देखी जा रही थी, वो टकराव अब हो चुका है, वो युद्ध अब छिड़ चुका है। अब आईडीएफ यहां से पलटवार करेगा, यानी तबाही दोनों तरफ देखी जाएगी। जी हाँ, जब से मोसाद ने इस्माइल हानिया को तेहरान में जाकर मार डाला, उसके बाद से ही बार बार ईरान ये धमकी देता रहा है कि अब वो एक भयंकर हमला करेगा इजराइल के ऊपर। अब इस हमले के अलग अलग रूप हो सकते थे या हो सकते हैं। एक तो ये है कि ईरान सीधा अपनी ज़मीन से ज़मीन पर फायर करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की सरजमीन पर हमला करे, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने फिलहाल दूसरा ऑप्शन चुना है, जहां वो हिजबुल्लाह को और हुती को बोलेगा कि वो इजराइल पर और भयंकर हमला करें। ये जो 30 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं, ये सारे रॉकेट जो हैं अनगाइडेड रॉकेट हैं। इनकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर तक होती है और इनमें ना कोई जीपीएस है, ना कोई लेजर गाइडेंस है, ना ही कोई इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। और इनके जो वॉर हेड हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, महज 1.5 किलो या 3 किलो के। तो ये 30 के 30 जो हैं, आईडीएफ सूत्रों ने रिपोर्ट की है कि ये 30 के 30 जो हैं खुले क्षेत्र में, खुले मैदान पर जाके गिरे हैं और इजराइल में किसी को भी किसी तरह का भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अब हिजबुल्लाह इस तरह के हमले इजराइल पर हमेशा करता रहा है। और रत्ना जी, मैं आपको ऐसे बता दूं, मिलिट्री तौर पर ऐसे हमले का इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इजराइल के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अगर गिरते भी हैं तो कोई खास नुकसान नहीं होता। एक और चीज़ जो है, हिजबुल्लाह के जो ऐसे हमले हैं, इजराइल के जो आम नागरिक हैं उनको भी ऐसे हमलों की अब आदत पड़ चुकी है। इजराइल में अगर आप जाएंगे, खासतौर से नॉर्थ इजराइल में, तो हर घर में लोगों ने अपने घर के बेसमेंट में अंडरग्राउंड शेल्टर बनाए हुए हैं। और वो आयरन डोम सिस्टम जो है, आयरन डोम सिस्टम का रेडार जैसे ही इन हिजबुल्लाह रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है, पहले रॉकेट को, तो सायरन बजा देते हैं। और वहाँ जितने किबुत्स हैं यानी गांव हैं, वहाँ एक कल्चर है कि लोग आराम से उठते हैं, आराम से अपने छोटे बच्चों को गोद में लेते हैं और अपने अंडरग्राउंड जो घर के नीचे उन्होंने बंकर सा बनाया है उसमें चले जाते हैं। तो हिजबुल्लाह के इन हमलों से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना फौजी तौर पर, ना डिप्लोमेटिक तौर पर। और जो इजराइल की जो समझ है कि हमास को पूरी तरह खत्म करके ही वो आगे बात करेगा, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेतन्याहू ने एक कदम भी पीछे नहीं लेना है। जी, अब ऐसे में ईरान सीमा के पास बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ तैयारी ऐसी भी है हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जो हमला है, हमले की तैयारी एक और हो रही है। ऐसे ऑलरेडी भी रॉकेट दाग चुका है और अब हिजबुल्लाह आगे की तैयारी में जुटा हुआ है। इजराइल में ग्राउंड अटैक की तैयारी में अब हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इसकी बड़ी चेतावनी भी दे दी है, यानी हिजबुल्लाह ना तो पीछे हट रहा है और ना किसी भी तरीके से इस युद्ध में कम आंका जा रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि कैसे अब इजराइल पर बड़ी ताकत के साथ हमले की तैयारी है। इजराइल में अब ग्राउंड अटैक की तैयारी में हिजबुल्लाह है, यानी कि जो रॉकेट, जो ड्रोन से हमले हुए अब तक वो अलग रहे, लेकिन ग्राउंड अटैक कर्नल सोढी, ग्राउंड अटैक का मतलब क्या है? जमीन पर आगे बढ़ना या आमने सामने का युद्ध होगा? रत्ना जी, ग्राउंड अटैक का मतलब है कि जमीन से हमला किया जाएगा। अब तक जो हमले हो रहे थे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, वो एक दूसरे पे रॉकेट या मिसाइल दाग रहे थे, लेकिन जमीनी अटैक का मतलब है एक पूरा युद्ध। यानी कि अगर हम युद्ध की डेफिनेशन से देखें, जब जमीनी अटैक होता है तो उसे फॉर्मली कहा जाता है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है, उसने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर पे तैनात कर दी हैं। यहाँ पे ईरान पूरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, हमास के साथ तो युद्ध चल ही रहा है, हुती भी तैयारी कर रहा है। यानी कि इस बारी जितने अरब देश हैं वो जानते हैं कि
इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जो सैनिक शक्ति कुछ दशक पहले थी और दुनिया का सबसे बेहतरीन मिलिट्री मानी जाती थी आईडीएफ, आज उसकी वो हालत नहीं है। और तभी हम देख रहे हैं 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, एक छोटे से गाजा पट्टी पे वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस विजय नहीं पा पाए। ऊपर से अब ये 4-5 मोर्चों से जो अभी ये युद्ध के संकेत आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये निश्चित है कि इजराइल पे एक मल्टी फ्रंट वॉर छेड़ी जाएगी इन अरब देशों से। जिस तरीके से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ये खलबली बढ़ गई है, उधर अलग अलग देशों ने भी इस स्थिति को भांपते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। यूके देवनाथ सर, स्थिति अभी बहुत ज्यादा भयावह होती हुई आगे बढ़ रही है, क्योंकि खबर ऐसी है कि इजराइल ने खान यूनिस को खाली करने का आदेश दे दिया है। खान यूनिस इलाके को खाली कर रहा है। अब वहां रहने वाले जो लोग हैं वो हटाए जा रहे हैं। खान यूनिस के करीब सेना की भारी तैनाती भी कर दी गई है। खान यूनिस में आईडीएफ कभी भी हमला कर सकता है, जो जानकारी मिल रही है। खान यूनिस इलाके को खाली कर रहा है यहाँ पर इजराइल, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आईडीएफ कभी भी हमला कर सकता है। सेना की भारी तैनाती यहाँ पर है और आईडीएफ फुल एक्शन मोड में अभी नजर आ रही है। इजराइल ने खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया और उधर तैयारी में खामेनेई है। खामेनेई का इजराइल पर हमले का ऑर्डर मानो सामने आ गया है। सेना को सुप्रीम लीडर का स्पष्ट यह आदेश है, हानिया के खून का बदला लेकर रहेंगे। खामेनेई ये साफ कर रहे हैं कि बदला तो हम लेकर रहेंगे, इजराइल को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। हमले की तैयारी में जुटी है ईरानी फौज, यानी उधर आईडीएफ की तैनाती, इधर ईरानी फौज की तैयारी। खामेनेई ने यहाँ ऑर्डर दे दिया है और उधर नेतन्याहू के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यूके देवनाथ सर, दो चीजें हैं। जहां तक खान यूनिस की बात है, आईडीएफ का और शिन बेट का ये आकलन है कि हमास को 90% तक खत्म कर दिया गया है, और जो हमास की बची कुची ताकत है वो खान यूनिस के जो सुरंगे हैं उसके अंदर थोड़े बहुत हमास के लड़ाके और कमांडर अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो खान यूनिस को खाली करने का जो हुक्म दिया है, इसके पीछे आईडीएफ की ये प्लानिंग है कि जल्दी ही खान यूनिस के सुरंगों पर बड़े 1000 पाउंड या 2000 पाउंड के जो बॉम्ब हैं, अमेरिका ने कल परसों ही दिए हैं इजराइल को, उनका इस्तेमाल करके खान यूनिस में इन सुरंगों को नेस्तनाबूद किया जाए, ताकि हमास की जो बाकी 5% या 10% शक्ति बाकी है वो भी नष्ट हो जाए। जहां तक ईरान की बात है, ईरान से जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो काफी वीडियो जारी कर रही है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी जो मोबाइल फोर्सेस हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, वो तैयार हैं, ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ईरान से जमीनी दुश्मन इजराइल की जमीनी डिस्टेंस, दूरी इजराइल तक 1600 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर ईरान के इन बख्तरबंद गाड़ियों को या टैंकों को अगर जमीनी रास्ते से जाना पड़ेगा तो उन्हें ईरान से स्टार्ट करके इराक से होकर, सीरिया से होकर तब इजराइल तक पहुंचना पड़ेगा। अब इराक जो है, जो इराक की सरकार है वो पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका ने इराक में 3-4 एयरबेस बनाए हुए हैं, फुल्ली ऑपरेशनल हैं। तो अगर ईरान से ये बख्तरबंद गाड़ियां इराक घुसकर कूच करेंगी इजराइल की तरफ, तो उनको यूएसए की जो एयरफोर्स है वो इराक में ही धर लेगी, नेस्तनाबूद कर देगी। तो ये जो ईरान में जो जमीनी लड़ाई की जो तैयारियां दिखाई दे रहे हैं वो महज प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। जी, जिस तरीके से अभी ये हालात नजर आ रहे हैं, कर्नल सोढी का रिएक्शन में लूंगी, चूंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश निगाह भी बना रहे हैं, अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। बाकी अलग अलग देश जो कि ईरान के साथ में सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, वो प्रॉक्सी देश जो कि इजराइल पर अटैक के लिए ईरान को पुश भी कर रहे हैं, ईरान का सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस बढ़ते घटनाक्रम में अलग अलग देशों का इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध को कहां तक ले जाएगा? रचना जी, पिछले हफ्ते तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जब अपने सेना मुख्यालय गए थे, उन्होंने अपनी सेना को बोला तैयार होने के लिए, और उन्होंने बयान दिया कि अब वक्त आ चुका है तुर्की को भी इजराइल पे हमला करने का। ये रिपोर्ट है कि मिस्र भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। वहां पे सीरिया का तो लंबे समय से तनाव और कई झड़पें भी हो चुकी हैं इजराइल के साथ। तो हम देखें तो जो 2 अगस्त का बयान था योआव गैलेंट इजराइल के रक्षा मंत्री का कि 7 फ्रंट वॉर, ये 7 फ्रंट वॉर सच्ची होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस बारी
जो अरब देशों की ताकत है, जो उन्हें चीन और रूस ने बेशुमार पैसा और सैनिक हथियार दिए हैं, इससे ये अरब देशों का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। और क्योंकि अमेरिका ने और नाटो ने अब साफ कर दिया है कि वो अपना एक भी सैनिक इजराइल नहीं भेजेंगे, हथियार दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन सैनिक नहीं भेजेंगे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अरब देशों को पता है कि इस बारी उनका जो पलड़ा है वो बहुत भारी है, और अगर उन्होंने मिलकर इजराइल पे हमला किया तो इजराइल पे बहुत दिक्कत होगी और इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी बजाय 2 स्टेट सोल्यूशन को मानने के लिए। तो ये सारी जो तैयारी हो रही है ये आराम से ये करें, क्योंकि इनको पता है इस बारी पूरा जो पलड़ा है वो अरब देशों के पक्ष में है। अब ऐसे में जो आगे बढ़ती हुई घटनाएं हैं उस पर अलग अलग देशों की निगाहें हैं, और इन सबके साथ ही ईरानी न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा भी बढ़ी है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूक्लियर माइन पर भी सुरक्षा बढ़ी है, यानी इधर तैयारी में ईरान है, उधर तैयारी में इजराइल है। जानते हैं कि खतरा कभी भी बढ़ सकता है, हमला कभी भी हो सकता है। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर की हाई अलर्ट पर रखी गई है सुरक्षा। न्यूक्लियर माइन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इस सुरक्षा के साथ ही अगला कदम आखिर होगा क्या इजराइल का, क्योंकि इजराइल उधर IDF इमरजेंसी मीटिंग भी बुला रहा है, और इधर खबर गाजा को लेकर भी है। गाजा पर इजराइल का विनाशक हमला सामने आया है। 2000 पाउंड बम से दाराज स्कूल पर हमला किया है। हमले में 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। देर रात गाजा में इजराइल ने की है ये भीषण बमबारी, यानी इधर तो ईरान के सामने चैलेंज की तरह इजराइल खड़ा हुआ है, और उधर गाजा में बढ़ रहे हमलों को रोक नहीं रहा है इजराइल किसी भी तरफ से। IDF उधर भी तैनात है, इधर भी तैनात है। यूके देवनासर ईरान जब धमकी दे रहा है, धमका रहा है और ये कह रहा है कि नक्शे से खत्म कर देंगे, इजराइल में तैयारियां ईरान के खिलाफ भी बढ़ रही हैं, और इधर गाजा में भी लगातार भीषण बमबारी, भीषण हमले जारी। हाँ, ये युद्ध जो है लगातार भीषण मोड़ लेता जा रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि बड़ी संख्या में गाजा में सिविलियन नागरिक, औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे जा रहे हैं। जहां तक अरब देशों की बात है, अभी 3 दिन पहले OIC की मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे मुस्लिम देशों ने या अरब देशों ने हमास का मौखिक समर्थन किया था। किसी ने भी इजराइल की विरुद्ध कोई कड़ा स्टेटमेंट जारी नहीं किया। और तीसरी बात है कि इन अरब या मुस्लिम देशों में से किसी ने भी ईरान के सैन्य कार्रवाइयों को ना ही सपोर्ट किया, ना ही किसी तरह की शाबाशी ईरान को दी। तो ये दिखाता है कि जैसे अरब देश हैं वो शायद फिलहाल इजराइल से डायरेक्ट युद्ध के लिए ना कूदें। ऐसे भी इजिप्ट ने 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ अमेरिका के दबाव में। अमेरिका ने बहुत प्रलोभन और हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजिप्ट को दिए थे। तो इजिप्ट जो है फिलहाल इजराइल से युद्ध करने की कोशिश शायद ना करे। ये देखना पड़ेगा कि इजिप्शियन एयरफोर्स जो है और इजिप्शियन आर्मी भी, उनका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, यानी हवाई जहाज या टैंक तोप हैं, वो पूरी तरह से अमेरिकन वेपन सिस्टम्स पर निर्भर हैं। तो ऐसी हालत में अमेरिका ने बैकडोर डिप्लोमेसी से पूरी कोशिश करनी है कि इजिप्शियन फौजें जो हैं वो इजराइल की तरफ कुछ ना करें। एर्दोगन जो हैं बार बार इजराइल को धमकी देते हैं। उन्होंने इजराइल के विरुद्ध कुछ कड़े कदम लिए भी हैं, जैसे ट्रेड एम्बार्गो लगाया हुआ है, लेकिन एर्दोगन भी शायद इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि एक तो तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और तुर्की की दिली ख्वाहिश है पिछले 10, 20, 30, 40 साल से। एर्दोगन भी चाहते हैं कि तुर्की यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल तुर्की ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, एक हथगोला भी इजराइल की तरफ नहीं भेजेगा कि जिससे कि तुर्की के यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के जो सपने हैं, यानी कि जो अलग अलग देश हैं वो अपना भला बुरा बेहतर देखकर फिर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन कर्नल सोढी, जब खबर आती है कि हिजबुल्लाह ने अटैक इजराइल पर कर दिया है, जब खबर सामने आती है कि ईरान ने कदम आगे बढ़कर अटैक कर दिया है, उन सभी खबरों के बीच में जब खबर आती है कि IDF ने गाजा में किया है एक और हमला, एक और बमबारी, तो दोनों खबरों में बड़ा अंतर दिखता है। उधर इजराइल कहता है कि हमारा बाल भी बाकाप नहीं कर पाए, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये बस ऐसे आतिशबाजी जैसे होकर खत्म हो गया है। और उधर जब इजराइल अटैक करता है गाजा में, तो भीषण बमबारी में
100 या उससे ज्यादा लोगों की जान एक बार में चली जाती है। तो क्या यहाँ इस तरीके से ईरान और इजराइल की ताकत को आंकना चाहिए? रचना जी, इसमें कोई शक नहीं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अभी भी एक शक्तिशाली सेना है, खास करके हमस के विपरीत, क्योंकि हमस के पास कोई वायु सेना नहीं है। जो उनके लड़ाके हैं वो सारे जमीनी लड़ाके हैं, और ये जो लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी में चल रही है। लेकिन अगर ये युद्ध तुर्की के साथ होता है, इजिप्ट के साथ होता है, ईरान के साथ होता है, तो पूरा जो युद्ध का कॉम्प्लेक्शन है वो अलग होगा, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर मिलिट्री के साथ इजराइल का युद्ध होगा। और 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद जब इजराइल ने काफी अरब देशों के साथ लड़के विजय जीती, तब से इजराइल ने दो भारी गलतियां की। उसने दो ऐसे रक्षा सुधार किए जिससे कि उसकी सैनिक शक्ति में घाटा हो चुका है। पहला उन्होंने रक्षा सुधार ये किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया। उनको ये लगा कि अभी 1973 के युद्ध के बाद उनका कोई मल्टी फ्रंट वॉर नहीं होगी, उन्हें या तो काउंटर इंसर्जेंसी करनी पड़ेगी या फिर एक आधा मोर्चे पे युद्ध होगा। और दूसरा उन्होंने जो बड़ा रक्षा सुधार किया 2015 से, उन्होंने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग की अवधि घटा के 4 महीने कर दी, और पुरुष सैनिक की सेवा अवधि को 3 साल कर दिया, और महिला सैनिक की सेवा अवधि को 2 साल कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो कि एक वक्त कुछ दशक पहले दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती थी, उसमें उसके सैनिक शक्ति में कटौती होती रही, घाटा होता रहा, और ये सारी चीजें अरब देश पूरी तरह से देख रहे थे। अब जो बार बार जो बाइडेन चेतावनी दे रहे हैं 7 अक्टूबर से, ये युद्ध जल्दी खत्म करो, और नेतन्याहू इसे खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है जब तक वो ये युद्ध चल रहा है, वो सत्ता में, जिस दिन युद्ध खत्म हुआ उन्हें सत्ता से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 81% इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है और उसे ही जिम्मेवार मानते हैं इस युद्ध का। तो ये है ताकि बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बैठे रहें, और यही नेतन्याहू के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि अरब देश आज की तारीख में कुछ दशक पहले से आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत मजबूत हो रखे हैं। जिस तरीके से अभी हालात हैं ईरान और इजराइल के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईडीएफ डिफेंड करने में भी आगे है और अटैक करने में भी आगे है। उधर ईरान अलग अलग देशों की शक्तियों पर उछल रहा है, या फिर ये कहिए कि बड़ी बड़ी चेतावनी और धमकियां दे रहा है। यूके देवनाथ सर, क्योंकि अलग अलग देशों की तरफ से इस युद्ध को रोकने की भी कोशिश हुई है और इस युद्ध को पुश करने की भी कोशिश हुई है, तो क्या सही मायने में वो काउंटडाउन जिस पर हम पिछले इतने दिन से बात कर रहे थे, अब ये जो हिजबुल्लाह ने ताज़ा अटैक किया है और जो आईडीएफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, अब वो काउंटडाउन खत्म माने क्या? काउंटडाउन जो है वो सीजफायर की तरफ बढ़ रहा है। जो पीस टॉक्स हैं वो शुरू होने वाले हैं, और अमेरिका ने उभय पक्ष पर, खासतौर से इजराइल के ऊपर बहुत दबाव बनाया हुआ है कि इजराइल जो है इस युद्ध का दायरा ना बढ़ाए। जहां तक ईरान की बात है, ईरान को मालूम है कि ना रूस, ना चीन, ना नॉर्थ कोरिया या दुनिया का कोई भी देश डायरेक्ट उसके सपोर्ट में आएगा। ईरान जो है फिलहाल दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई भी अरब मुल्क या कोई भी मुस्लिम देश जो है ईरान को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। ईरान के ऊपर अमेरिका ने इस तरह से दबाव बना लिया है कि अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक फ्लीट जो है वो अरब सागर के उत्तर में पर्शियन गल्फ की तरफ डिस्पैच कर दिया है। और बैकडोर चैनल से अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि अगर ईरान ने कोई हमला इजराइल पर करने की गुस्ताखी की, तो जरूरत पड़ने पर अमेरिका की जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर ईरानियन शिप्स का अंदर आना बाहर जाना बंद कर देगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका की जो नेवी है एक चोक पॉइंट बना देगी, और उसके बाद ईरान के जो बंदरगाह हैं उनसे ना कोई ईरानियन शिप बाहर जा सकेगा अरब सागर में या दुनिया के दूसरे समुद्र की तरफ, या दुनिया के दूसरे समुद्र या अरब सागर के रास्ते से कोई भी जहाज ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ में एंटर कर पाएगा। तो ये जो नब्ज है ईरान की, ये अमेरिका ने पकड़ ली है, जरूरत पड़ने पर दबा देगा। लेकिन इस नब्ज को पकड़ने का फायदा अभी मौजूदा स्थिति में क्या वाकई होगा, या फिर ये सब अनुमान है, आने वाला वक्त बताएगा। आपने कहा कि सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
कुछ जानकार हैं जो कह रहे हैं युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य पर सभी की निगाहें हैं और युद्ध से किसी का भला नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। अगर ये युद्ध छिड़ता है तो बाकी देश भी प्रभावित होंगे, जिनमें भारत भी है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, कर्नल सोढी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। तीखी मिर्ची